हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अभी जो है सीटेट का पेपर है, उसके लिए मैंने जो है ये क्वेश्चन बना रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपके जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री के जो भी 6 to 8 के क्वेश्चन है, वही हमारे पास जो है सीटेट में पूछे जाते हैं, या यूटेट हो उसके लिए भी उसमें। फिर आपका जो है उसके बाद जो है एलटी का एग्ज़ाम है, तो एलटी के एग्ज़ाम जिनका भी जो है एसएसटी सब्जेक्ट है उनके लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे थोड़ा इतिहास का जो है यहाँ पे, तो सबसे पहले इतिहास। तो इतिहास में जो है सबसे पहले क्या हमारा जो इतिहास है, तो इतिहास यानी कि किसी समाज या राष्ट्र इतिहास का अध्ययन, समाज उसका अतीत यानी उसके अतीत के बारे में जानना उसकी कैसी संस्कृति थी, क्या सभ्यता थी, इन सभी पहलुओं को हम क्या कर सकते हैं, इसमें जान सकते हैं। तो ये जो है मैंने यहाँ पे 100+ क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इतिहास में तिथियों को लिखने की पद्धति। तो वर्तमान समय में जैसे हम गणना करते हैं, तो ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। और जो यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म पूर्व सभी तिथियाँ जो थी बिफोर क्राइस्ट, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि जो है होती हैं वो एनो डोमिनी है, यानी ईसा के रूप में जानी जाती हैं। और क्या है इसमें, जैसे सी कॉमन एरा और बीसी यानी बिफोर कॉमन एरा। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं कि जो भारतीय इतिहास है इनके जो स्रोत हैं क्या क्या हैं। तो ये है अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, पुरातात्विक स्मारक हो गए और साहित्यिक स्रोत हो गए और विदेशों का विवरण हो गया। इन सभी के बारे में हम जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं, इन सभी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल का संस्थापक था। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसका जो आंसर होंगे, केवल मैं क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लेके आऊँगा। आपका कितना स्कोर बनता है आप कमेंट कर सकते हैं। पहले का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विलियम जोन्स। क्या हो जाएगा, विलियम जोन्स हो जाएगा। निम्न कथनों में पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानी जाती हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां एनो डोमिनी ई रूप में जानी जाती हैं। क्या ऐसा सही है, यह हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा, हमने पढ़ा था मैंने अभी बताया था ओरल, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को क्या कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, और उसके बाद की तिथियों एनो डोमिनी यानी यहाँ पे कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त हैं, और मालविकाग्निमित्रम का लेखक कालिदास के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताएंगे कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त हैं और मालविकाग्निमित्रम का लेखन जो है कालिदास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। ये हमें बताना है कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले यूनानी रोमन लेखकों में प्रमुख टेथियस हो गया, मेगास्थनीज हो गया, टोलमी हो गया, प्लिनी हो गया। और चीनी लेखकों में क्या हो जाएगा, फायन हो जाएगा, वेनसांग हो जाएगा, इक्सिंग हो जाएगा, ये आदि प्रमुख हैं। अरबी लेखकों में कौन है, अलबरूनी प्रमुख है। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि कौन से सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 सत्य हो जाएगा। यूनानी रोमन लेखकों में टेथियस हो गया, मेगास्थनीज हो गया, टोलमी हो गया, प्लिनी हो गया। चीनी लेखकों में क्या हो जाएगा, फायन हो जाएगा, वेनसांग हो जाएगा, इत्सिंग, और अरबी लेखकों में अलबरूनी हो जाएगा। प्रारंभिक दिनों में सामान्य रूप में सामान्य महिलाएं एवं पुरुष अपने दैनिक कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे, यह हमें बताना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो सबसे पहले वे अपने परिवार के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था में लगे होते थे, जिसके उनके पास इन कामों के लिए समय नहीं होता था। ऐसा नहीं है, उनका ऐसा विश्वास था कि यह आवश्यक नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ऐसे वे लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, क्वेश्चन नंबर 6 का हमें राइट आंसर बताना है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, ये भी सही है। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों को जाता है, ये भी सही है। भारत में प्राचीनतम सिक्के अधिकतम सोने के हैं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये क्या थे, तांबे के सिक्के थे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेखों को लिखित रूप में रखते थे। अंग्रेजों का यह मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए वहां का सर्वेक्षण करना अतिआवश्यक है। और ब्रिटिश काल में जो है अधिकारियों के बारे में उनके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों से पता चलता है। और ये कह रहा है उपरोक्त सभी, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेखों को लिखित रूप में रखते थे। अंग्रेजों का यह मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधियों का सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए वहां का सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है। और ब्रिटिश काल के अधिकारियों के बारे में उनके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों से पता चलता है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इतिहास का अभिप्राय उस प्रकार के परिवर्तन से है जो समय के साथ होता है और पूर्व कैसी वस्तु स्थिति है और वह कैसे परिवर्तित होती है थी। ब्रिटिश इतिहासकार के द्वारा भारत के इतिहास के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण था। और कनिंघम ने भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है। और ब्रिटिश का यह मानना था कि भारत में सर्वेक्षण प्रभावी प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कनिंघम ने भारतीय इतिहास को 3 कालों में यहाँ पे बांटा था। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, पुरातत्व शास्त्री यह कैसे पता करता है कि कौन सी वस्तु पत्थरों से बनी हुई है? तो यहाँ पे हमें 9 का राइट आंसर बताना है। भवनों, मूर्तियों एवं पेंटिंग के अवशेषों से, खनन से प्राप्त शस्त्र, हथियार एवं आभूषणों से, भूमि के नीचे पाए जाने वाले सिक्के, बर्तन आदि से, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्राचीन दिनों में किन विषयों पर जो है पुस्तकें नहीं लिखी गई हैं? प्राचीन दिनों में किन विषयों पर पुस्तकें नहीं लिखी गई हैं, हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे सबसे पहले क्या है, रहस्यमयी हत्याएं। जो रहस्यमयी हत्याएं की जाती हैं इन पे यहाँ पे कोई भी पुस्तकें नहीं लिखी जाती थी या नहीं लिखी गई हैं। बाकी धार्मिक मान्यताओं पे हैं, राजाओं का जीवन है, कथा कविता नाटक है, ये सभी हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन रहस्यमयी हत्याएं की जाती थी उनका अभी तक जिक्र नहीं किया, उनकी कोई भी पुस्तक यहाँ पे नहीं लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी सुलेख शास्त्री की विशेषता नहीं है? कौन सी सुलेख शास्त्री की विशेषता नहीं है? तो शैक्षणिक योग्यता, पांडुलिपि की अच्छी नकल, खराब हस्तलेखन। तो खराब हस्तलेखन तो ऐसा कुछ नहीं है, यानी हस्तलेखन किसी भी तरह का हो न तो वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सुलेख शास्त्र की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल सी। तो यहाँ पे विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमें बताना है। 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का आधार क्या है? ये कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में जब मध्य में ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने जो है भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। किस किस में? सबसे पहले हिंदू भारत में, मुस्लिम भारत में और ब्रिटिश भारत में। इस विभाजन का आधार क्या है? ये जो है सीटेट जून 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो 12 का राइट आंसर हमें बताना है। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने की समस्या भी है, निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 13 का हमें बताना है राइट आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए पर्याप्त हैं। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जहां यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, यहाँ आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 कथनों पर ए और बी दिए गए हैं, विचार कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भूर्ण नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और बी कह रहा है कि अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाते थे। तो यहाँ पे कूट दिया गया है, यहाँ पे जो कूट दिया गया है इसका हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो पांडुलिपियां प्रायः जो है ताड़पत्र जो होते थे अथवा भून नामक वृक्षों की छाल पर लिखे जाते थे, तो ये तो सही है। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प चुनिए।
क्वेश्चन नंबर 15 का हमें राइट आंसर बताना है। तो सबसे पहले है कि यह वर्तमान के अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है। यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थी की योग्यता को मूल्यांकन करता है। यह तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है। यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों, ये क्वेश्चन नंबर अभी हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है इतिहास आपके लिए सहायक होगा। इतिहास आपके लिए सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान का कैसे विकास हुआ समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। तो तीनों जो है ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त क्या हो जाएगा, एक राइट आंसर हो जाएगा, ABC तीनों। सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश डैश लिखी गई थी। सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश डैश लिखी गई थी 17। तो सबसे क्या हो जाएगा, ताड़पत्रों पर। सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पे लिखी गई थी, ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे जो है कथन दिया गया है ए और बी। तो भारतीय इतिहासकार तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए कथन यहाँ पे बताने हैं। और हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल विधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। और कथन भी कह रहा है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो यहाँ पे जो हमें सबसे पहले इसको देखना है, तो यहाँ पे कह रहा है हिंदू जो कथन है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल विधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा और लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तथ्यों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो सबसे पहले ये क्या है कि ए गलत है किंतु बी सही है। क्या है, ए गलत है, जो हमारा ए ऑप्शन है कथन है ये है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल अवधि उपयुक्त है कह रहा है, और क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है, गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथनों तथा बी पर विचार कीजिए। इतिहासकार समय का केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जो है इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिनों, वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं, ये भी गलत है। समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, तो ये यहाँ पे सही है। बी यहाँ पे जो है ए गलत है और बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यहाँ पे हमें बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इतिहासकार अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 20 है इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो है सही यहाँ पे विकल्प चुनना है हमें। तो ये और बी दोनों क्या है, सही हैं कि जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और इतिहास अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आप देख लेते हैं प्रारंभिक समाज। तो प्रारंभिक समाज कैसा था, क्या था, तो इसमें जो है सबसे पहले जो प्रारंभिक जीवन था वो पूर्णतः क्या था, प्राकृतिक था। यानी जो भी होता था वो प्रकृति के द्वारा ही जो भी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती थी। तो पूर्णतः यहाँ पे जो समाज था वो कैसा था, प्रारंभिक समाज प्राकृतिक था। मानव जो है आखेट करता था, आखेट पे निर्भर रहता था, मांस खाता था, कंदमूल वगैरह, फल फूल वगैरह खाता था और कृषि करता था, पशुपालन। ये उस समय तो जो है प्रारंभ में पशुपालन से और कृषि से जो है यहाँ पे मनुष्य परिचित नहीं था। खाद्य पदार्थों का जो उपभोक्ता था वो केवल उत्पादक भारतीय जो इनमें करता था वो केवल क्या करता था, फल फूल जो भी यहाँ पे जंगलों से मिलता था और उसके बाद जो शिकार करता था उसी से वो अपना भरण पोषण करता था। उसके बाद यहाँ पे जो है आग की खोज हुई, फिर भाषा एवं कला आई, फिर पाषाण औजारों का निर्माण हुआ, आरंभिक मानव का निवास स्थल हुआ यानी उन्होंने अपने बस्तियां बनाने लगे। फिर प्रागैतिहासिक काल है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इस तरह से नवपाषाण काल, महापाषाण काल। तो इस तरह से यहाँ पे जो है कालों का परिचित होता रहा। और यहाँ पे जो है तो इससे संबंधित हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है
आरंभिक मानव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे सत्य है या असत्य है, यह हमें देखना है क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले आरंभिक मानव ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का निर्माण किया है। आरंभिक मानव से संबंधित पत्थर के औजार आज भी बचे हैं और कुछ औजारों के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं या ऐसा असत्य है। तो यहाँ पे असत्य हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है सत्य हैं, असत्य कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहते थे जिन्हें हम खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आमतौर पर आरंभिक मानव खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, इसका हमें बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ये भी सही है और बी भी यहाँ पे सही है कि 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहते थे जिन्हें उनको भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले जो है आरंभिक मानव रहते थे जिन्हें हम खाद्य संग्राहक के नाम से भी जानते हैं। और आरंभिक मानव जो है खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार यहाँ पे करते थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक मानव पुरास्थलों में रहते थे। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या है यहाँ पे सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भीमबेटका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ स्थित गुफाओं और कुंदराओं में आदि मानव निवास करता था। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका हमें बताना है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और बी दोनों यहाँ पे सही हैं। पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे क्या है, पाषाण उपकरणों का निर्माण 2 प्रकार से किया जाता था। पहला पत्थर को पत्थर से टकराना तथा दूसरा दबाव शुल्क तकनीकी से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 राइट आंसर हो जाएगा। आग की खोज के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, तो आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुरनूल गुफा में राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये सही है। आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे और मानव को आग की जानकारी निम्न पूर्वापाषाण काल में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर जो और उसके बाद कह रहा है कि उपरोक्त सभी, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपरोक्त यहाँ पे सभी सत्य हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पुरापाषाण काल के दौरान शत्रुमुख होते थे, यहाँ कह रहा है, और शत्रुमुख के अंडों के अवशेष महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए और बी दोनों यहाँ पे क्या है, सत्य है। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह जो है 10,000 वर्ष से पूर्व से लेकर उसके बाद के काल को नवपाषाण काल कहा जाता है और इस काल में पत्थर औजार प्रायः छोटे हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये और बी दोनों क्या है, सत्य हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का, पुरापाषाणिक पुरास्थल भीमबेटका, नवपाषाणिक पुरास्थल मेहरगढ़, महापाषाणिक पुरास्थल होलोर, ये जो है तो ऑप्शन नंबर 3 गलत यहाँ पे हो जाएगा। गलत युग्म हमें बताना था, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य हमें बताना है, तो बुर्ज होम नवपाषाणिक पुरास्थल है, कुरनूल गुफाएं पुरापाषाणिक स्थल है, ब्रह्मगिरी महापाषाणिक पुरास्थल है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्थल जो है महापाषाण पुरास्थल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, तो कौन सा जाना जाता है, आदि चनलूर जाना जाता है। तो आदि चनलूर को जो है महापाषाणी पुरास्थल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, शत्रुमुर्ग के अंडों में से मनके किस काल में बनाए गए थे। शत्रुमुर्ग के अंडों से मनके किस काल में बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, ये बनाए गए थे महापाषाण काल में। विगत और अब यहाँ पे जो है 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है। क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पे जो है भीमबेटका क्या है, पुरापाषाण काल से संबंधित है। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बुर्ज होम। निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्रह के स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमने रहने का कारण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। क्वेश्चन नंबर 16, डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिलती है। तो यहाँ पे जो है 16 को जो राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में प्राचीन शैल चित्रकला मिलती है।
महापाषाण काल के महापाषाणों के विषय में निम्न के कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 17 ये है, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों का यहाँ पे चयन कथन दिया गया है ए और बी, और इसमें से हमें बताना है, कूट बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। सबसे पहले कह रहा है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों क्या हैं? सत्य हैं। ये दोनों क्या हैं? सत्य हैं कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है और यहाँ खेती और पशुपालन के साथ पाए जाते हैं। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? कैसे जानते हैं हम, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, तो महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिला है। क्वेश्चन नंबर 20, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से एक महिला कंकाल का अनुमान लगाने के हेतु देखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हड्डियों की संरचना, और उसके बाद हो जाएगा कंकालों के प्रकार। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ए और सी। क्वेश्चन नंबर 21, पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ हमें बताना है। सबसे पहले इसमें कूट भी है। क्वेश्चन नंबर 21, तो ये कह रहा है कि वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, और ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमें राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सही है यहाँ पे, वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? भीमबेटका के पुरास्थल किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फिर यहाँ पे हमने पहले के 20 क्वेश्चंस, फिर अभी की हमने 22, तब हमारे जो टोटल क्वेश्चन हो गए यहाँ पे 42 क्वेश्चन हमने कर लिए। इसके बाद जो है अब हम करेंगे यहाँ पे जो है 19 क्वेश्चन है। तो इस तरह से यहाँ पे तो आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट बन रहे हैं, और थोड़ा भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण युग में आरंभिक मानव को कृषि की शुरुआत में सफलता प्राप्त हुई। नवपाषाण युग में मानव ने पशुपालन करना भी प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए और बी दोनों सही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या हैं? सही हैं। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था कौन सा था भाई? ये आपको बताना है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? कुत्ता। सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू जानवर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और यह लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये और बी दोनों क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे सत्य बताना है, हलूर आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर हो जाएगा। कितना अगला है, नवपाषाण निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण युग में से पुरास्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नवपाषाण युग के लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमें बताना है क्या राइट आंसर यहाँ पे है। ए और बी दोनों यहाँ पे सही हैं। ए और बी दोनों यहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न यहाँ पे जो है कथनों पर विचार करना है। बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहते हैं। अगर ये इससे भी बन सकता है गर्तवास किसे कहते हैं, तो बुर्जहोम के लोग जो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे उसी को क्या कहता है? गर्तवास कहा जाता है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे राइट आंसर हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये और बी दोनों ये भी सही हैं कि बुर्जहोम के लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तवास कहते हैं, और पुरातत्वविदों को जो है झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग में चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों। तो यहाँ पे भी ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। सबसे पहले अनुच्छेद हमें पढ़ना है, उसके अनुसार हमें आंसर्स बताने हैं।
जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं सभी काम करती हैं। इसमें जमीन तैयार कर, बीज बोने, पौधों की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम सम्मिलित है। बच्चे पौधे की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाए। महिलाएं फसल दावकर अनाज कूटती पीसती हैं और पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं और उसी प्रकार दोनों मिलकर जो है बर्तन बनाने, टोकरियां बुनने, औजार, झोपड़ियां बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। तो ये जो है यहाँ पे हमें दिखाना है अतीत भाग 1 क्लास 6 का, ये यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, जनजातीय लोगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन अनुच्छेद के आधार पर गलत है। यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे जनजातीय महिलाएं फसल दावकर अनाज कूटती पीसती हैं, ये हमने पढ़ा। जनजातीय पुरुष आमतौर पर पशु के बड़े झुंडों को चराते हैं। इनके बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर, ये तो तीनों सही है, लेकिन ये कह रहा है कौन सा अनुच्छेद के आधार पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई भी नहीं यहाँ पे गलत नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जनजाति के लोग जो है छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं और ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और यहाँ पे हमें बताना है कौन यहाँ पे दिए गए कथन के आधार पर, अनुच्छेद के आधार पर सही क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों यहाँ पे सही हैं कि जो जनजातीय लोग जो होते हैं वो छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज्यादातर परिवार एक दूसरे के संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मेहरगढ़ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह भारत के उत्तर पूर्व में असम में स्थित है। यहाँ से खरल, मूसल जैसे पत्थर के उपकरण मिले हैं। यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिले हैं और यहाँ से प्राप्त कब्रों में से एक कब्र में से एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ से प्राप्त कब्रों में से एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है और मेहरगढ़ के बारे में ये बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, दाऊजली हैंडिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ से यहाँ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। यह दाऊजली हैंडिंग के संदर्भ में। नवपाषाण काल स्थलों में कहाँ गर्त आवास मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बुर्जहोम। चावल की खेती के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कोल्ढिवा। गुफकाल कहाँ स्थित है, गुफक्राल कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जम्मू कश्मीर। मानव ने किस काल में अनाज उगाना व पशुपालन करना सीखा है, क्वेश्चन नंबर 15, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नवपाषाण काल में। किस नवपाषाण स्थल पर मृतक मनुष्य के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर 1 मेहरगढ़। किस काल के पाषाण उपकरणों पर पॉलिश किए जाने के साक्ष्य मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, नीचे यहाँ पे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और अनाज और पालतू पशु के प्रमाण यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले स्थान का नाम दिया गया, इनको हमें क्या करना है, मैच यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 18, तो सबसे पहले यहाँ पे है चिरांद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 चिरांद, ये हो जाएगा बिहार। कोल्डिवा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बुर्जहोम ये हो जाएगा कश्मीर और हलूर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 19 है, कथन यहाँ पे दिया गया है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए, कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों के फाल सम्मिलित हैं के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। तो यह हमें बताना है कौन से, यहाँ पे 19 का राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत, यहाँ पे जो है ए सही है परंतु बी गलत है, ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन सभ्यता है। यह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ना तो ए सही है और ना ही बी सही है, यहाँ पे कथन असत्य हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन से कथन असत्य हैं। तो ना तो ए ना तो बी, ये क्या है, दोनों असत्य नहीं है, यानी दोनों सत्य हैं।
सिंधुकालीन की सभ्यता भारतीय महाद्वीप की एक प्राचीन सभ्यता है। यह ताम्रपाषाणी कालीन सभ्यता है। निम्न में से विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। हड़प्पा के खंडहरों का पहली बार वर्णन चार्ल्स मैसन द्वारा 1842 में किया गया था। वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल ने प्रथम हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की और इस सभ्यता की सबसे स्वीकृत समयावधि 2500 बीसी से 1750 बीसी मानी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सभी ऑप्शन क्या है, सही है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर पाकिस्तान में स्थित है, ये असत्य है। बाकी मांडा जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र, सुदकांगेडोर अफगानिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा निचला नगर। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, ये हमें बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं, गलत है। कालीबंगा से जुते खेत का साक्ष्य मिला। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त हुई और सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है। तो समाज में पुरोहितों वर्ग के सबसे प्रभावशाली था। समाज में जो है पुरोहित वर्ग सबसे क्या था, प्रभावशाली था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन पुरास्थल हरियाणा में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है पुरास्थल हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा कालीन तो है राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। सत्य नहीं है, सत्य नहीं है पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, केवल शाकाहार का प्रचलन था, ऑप्शन नंबर 3 गलत है ये। कृषक, शिल्पकार, मजदूर सामान्य लोग थे तथा चिकित्सा, पुरोहित, अधिकारी शिक्षित वर्ग थे। लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा की श्रमिक वस्तुओं के अवशेष यहाँ दास प्रथा के संकेत देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा आते हैं और उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद आते हैं। तो कौन आता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 हमें बताना है। जो भेड़ बकरी क्या आता है, सबसे पहले जो है सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं और उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद कौन आता है, भेड़ बकरी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये हम जो है फ्रेंड्स एक रिवीजन के तौर पे इन्हें कर रहे हैं, इसलिए मैं जो है यहाँ पे थोड़ा भी समय ना लेके जल्दी से इन क्वेश्चनों को फटाफट से कर रहा हूँ। तो आपका जो है यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, सैंधव सभ्यता के नगर निर्माण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था और मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था और नगर में नागरिकों के आवश्यक गृह सड़क के दोनों ओर सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे। सैंधव नगरों के गृहों के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। सैंधव नगरों के गृहों के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी, असत्य है ये, क्योंकि वहाँ के जो घरों की खिड़कियां थी वो कहाँ खुलती थी, पीछे की दरवाजे भी पीछे की ओर वहाँ पे खुलते थे। घरों की जो द्वार और खिड़कियां होती वो कहाँ पे खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ न खुल के जो पीछे वाला साइड होता था इस तरह से पीछे खुलते थे, सड़क की साइड न खुलते थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के लोगों के प्रमुख उद्योग कपड़ा बुनना, बर्तन बनना आदि था। हड़प्पा सभ्यता से नाव बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ए बी दोनों सही है। मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा, यह रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो के संदर्भ में हमें बताना है कौन सा यहाँ पे गलत है, यह रावी नदी के किनारे स्थित है, गलत है। सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में हुई थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो असत्य है वही हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, तो लोथल नगर गुजरात में भोगवा नदी किनारे स्थित है। इस नगर में मोहरें और मुद्रांकन के सर्वाधिक भंडार गृह मिले हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और बी दोनों यहाँ पे सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है और यहाँ पे कह रहा है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। तो यहाँ पे क्या हमें बताना है और यहाँ पे सबसे पहले विचार कीजिए। यहाँ पे
तो कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया तो दोनों कथन क्या है? सत्य है। इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना तो ये ना ही बी, तो दोनों असत्य पूछा गया, तो क्योंकि ये दोनों क्या है? सत्य क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में शामिल नहीं है? यहाँ पे हमें ध्यान देना होता है। असत्य पूछा गया, सत्य पूछा गया, नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया है? तो जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों में चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया और नदियां सूख गई, जिसके कारण नगर समाप्त हुए। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है, बाकी ये सभी यहाँ पे शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा नगर सबसे बड़ी संख्या मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पे हो जाएगा गुजरात। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ ये बताना है हमें। 18, तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया है, जंगलों का विनाश हो गया होगा और सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आई होगी या संभवतः नदियां सूख गई होगी। क्वेश्चन नंबर 18, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया और उसके बाद सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी और सभ्यता संभवतः नदियां सूख गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक बी सी डी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे भाई? और हड़प्पा सभ्यता के लोग हमें बताना है। ये बनाते थे पत्थर की मोहरें बनाते थे, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र बनाते थे, या लोहे से बनी तकलियां बनाते थे, या तो सोने से बने बर्तन बनाते थे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पत्थर की मोहरें और सोने से बनी बर्तन बनाते थे। हड़प्पा निवासी संबंध रखते हैं 20 का राइट आंसर तांबा ताम्र युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ऋग्वेद में सतलज नदी का उल्लेख निम्न में से किस काल में से किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शतुद्री। संस्कृत की सबसे पुरानी कृति ऋग्वेद है, यह कितनी पुरानी है यह हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लगभग 1500 वर्ष। वेदों में यज्ञों एवं कर्म कांडों के विधान को अच्छी तरह से समझने के लिए किन ग्रंथों की रचना की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ब्राह्मण ग्रंथों की। यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें मिलाना है, मैच करना है, ब्राह्मण ग्रंथ है और उससे संबंधित यहाँ पे वेद दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ऐत्रेय, तो क्या हो जाएगा? ऐत्रेय यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ये हो जाएगा ऋग्वेद। उसके बाद है शतपथ, तो शतपथ हो जाएगा यजुर्वेद। उसके बाद है पंचाविश, तो ये हो जाएगा सामवेद और गोपथ हो जाएगा अथर्व वेद है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यहाँ हमें बताना है, असत्य कथन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5, तो वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ होता है और बोगस कोई के अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी कथन यहाँ पे असत्य नहीं है, सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। इनमें से सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, तो किसे माना जाता है? ऋग्वेद को। इनमें से किस वैदिक ग्रंथ का अर्थ गान भी होता है? क्वेश्चन नंबर 7, ये हो जाएगा सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है गान। विगत वर्षों से पूछे गए यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है डैश डैश गुरु के पास जाकर समीप बैठना है? क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उपनिषद। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं डैश डैश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 भारत यूरोप। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का बार डैश डैश नाम आता है, तो 10 का राइट आंसर हमें बताना है। तो कितनी बार आता है? यह आता है एक बार। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का एक बार नाम आया है। ऋग्वेद की मूल रचना डैश में हुई है? क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर अगला है 12 पुरु यदु और भारत का वेदों में उल्लेख की तरह। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जन। क्वेश्चन नंबर 13 ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का यहाँ पे चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे राइट आंसर हमें बताना है। तो सबसे पहले है यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था।
इसकी रचना प्राकृत में की गई थी और इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 सी सही है। यहाँ पे इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं और ए और बी क्या है, गलत हैं। तो ए और बी गलत हैं, लेकिन सी क्या है, सही है। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है? क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा संस्कृत। ऋग्वेदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे हमें बताना है कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी और दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे और राजाओं के पास राजधानी नगर या महल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 15। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ए और बी। क्या क्या है? कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी और कुछ प्रार्थनाएं की रचना महिला ने की थी। ऋग्वेद काल के विषय में ये सत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मगध राज्य से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी निम्न में से कौन सी थी? ये हमें बताना है। तो ये थी ग्रीवज्र। निम्न में से किस शासक ने अपने राजवैद्य जीवों को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था? क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिंबिसार। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2500 से 3000 वर्ष पूर्व पहले कुछ जगहों पर जन द्वारा शासक चुना गया था। अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ए और बी दोनों यहाँ पे सत्य पूछा गया, तो ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4। अश्वमेध यज्ञ में राजा की स्थिति महत्वपूर्ण होती थी। अश्वमेध यज्ञ में अन्य राजाओं की स्थिति दर्शक की भांति होती थी और अश्वमेध यज्ञ में राज्य पुरोहित राजा की विजय की कामना करता था। तो यहाँ पे जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है कि निम्न में से कथन में से असत्य कथन, असत्य यहाँ पे कोई भी नहीं है, सभी सत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जनपद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हमें बताना है महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 ए और बी दोनों। महाजनपदों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 6। 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। राजा अब सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे वर्ष रखा जाता था। उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे असत्य पूछा गया है, कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीनों हमारे राइट आंसर हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका हमें यहाँ पे असत्य बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है वो तो सत्य हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बताना है क्वेश्चन के आधार पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। महाजनपद काल में प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे डैश कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा जाता था? भाग। इनमें से किस महाजनपद में गणतंत्र की शासन व्यवस्था थी? क्वेश्चन नंबर 8 ये थी वज्जी। अगला क्वेश्चन, जैन ग्रंथ में तत्कालीन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 ये था भगवती सूत्र। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची 1 और सूची 2 से हमें सम्मेलन करना है। क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले वत्स, कौशाम्बी, फिर गांधार, तक्षशिला, कंबोज, ये हो जाएगा हाटक, सुरसेन, ये हो जाएगा मथुरा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। गांधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को डैश कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहा जाता था क्वेश्चन नंबर 11 ये कहा जाता था वाटा शस्त्रोपजीविनः। वाटा शस्त्रोपजीविनः। गांधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को क्या कहा जाता था? वाटा शस्त्रोपजीविनः। यहाँ पे थोड़ा जो है ब्लर आ रखा है, प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा जो है कोऑपरेट कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12
तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व 16 महाजनपद का उद्भव हो चुका था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में तत्कालीन महाजनपदों की सूची मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही है। ए और बी दोनों सही है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप थोड़ा जो है क्वेश्चन नंबर 13 छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 तो यहाँ पे जो है 16 महाजनपदों के वज्जी और मल गणतंत्र थे, से सभी राजतंत्रात्मक राज्य थे। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। इनमें अश्मक की एक ऐसा सब जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे स्थित था। असत्य हमें बताना है, तो ये तीनों कथन क्या है सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई भी कथन यहाँ पे असत्य नहीं है। महाजनपद काल में कृषि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में हल के फाल अब लोहे के बनने लगे और यहाँ के लोग ने धान के लिए लोग पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 तो यहाँ पे बताना है ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। मगध के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 15 तो यहाँ पे हमें बताना है गंगा और सोन जैसे नदियाँ मगध से होकर बहती थी। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे। बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी थी रहती थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 राइट आंसर हो जाएगा। असत्य बताना है, तो तीनों सत्य हैं। उपरोक्त में से कोई भी यहाँ पे असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट आंसर हो जाएगा। मल महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी। मल महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी 16 तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा कुशीनगर में। कहाँ हो जाएगी कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 17 महाजनपद काल में राजा कृषकों से उनकी उपज का कितना हिस्सा जो है कर के रूप में लेता था। 17 ये हो जाएगा 1/5। अगला क्वेश्चन ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। क्वेश्चन नंबर 19 तो ये था महाजनपद। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। क्वेश्चन नंबर 21 तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिंबिसार। छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में महाजनपद के पहले शासक थे बिंबिसार। यहाँ पे जो है अब यहाँ पे मैच करने के लिए दिया गया है। निम्नलिखित का मिलान हमें करना है। कौन क्या है यहाँ पे ये बताना है। सबसे पहले नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी जो है ये थी आखेटक और संग्रहण। फिर है वज्जी, तो वज्जी था ये हो जाएगा आरंभिक गणतंत्र। क्या हो जाएगा गारो पहाड़ियाँ ये हो जाएगा आरंभिक कृषि। गंगा घाटी हो जाएगा लगभग 2500 वर्ष के शहर में। और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ ये हो जाएगा प्रथम नगर। तो यहाँ पे जो है 1 का 2 फिर है यहाँ पे 1 का 2 2 का 1 तो यहाँ पे जो है 1 का 2 2 का 1 1 का 2 ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर 4। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो है 100+ यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए हैं। आपने जो है कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे राइट बन रहे थे आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थोड़ा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।